हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 26 अगस्त 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने कौन से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को लेकर केंद्र सरकार और आरबीआई को नोटिस भेजा गया है? ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी फोन पे, ऑप्शन सी पेटीएम, ऑप्शन डी भीम। देखिए, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने गूगल पे द्वारा नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाने वाली याचिका पर केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक से जवाब मांगा है। याचिका में गूगल पे पर आरबीआई के डेटा स्थानीकरण, भंडारण और साझा करने के मानक संबंधी दिशा निर्देश के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में गूगल इंडिया डिजिटल सर्विस को यूपीआई प्रक्रिया के तहत अपने ऐप पर डाटा का भंडारण नहीं करने और इसे किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करने संबंधी एक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। बात करें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की, तो यह एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन भुगतान का एक नया तरीका है। यह अंतर बैंक लेन देन का सुविधाजनक बनाता है। यह इंटरफेस को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो बैंकों खातों के बीच तुरंत धनराशि स्थानांतरित करके काम करता है। बात करें भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की, तो भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन को एक छतरी के नीचे लाने के लिए एनपीसीआई का गठन किया गया था। इसकी स्थापना 2008 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में की गई थी। इसने देश में एक मजबूत भुगतान और निपटान बुनियाद ढांचा तैयार किया है। एनपीसीआई रुपे कार्ड, तत्काल भुगतान सेवा, यूपीआई, भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम आधार, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन यानी फास्टैग और भारत बिल पे जैसे खुदरा भुगतान उत्पादों के माध्यम से भुगतान की सुविधा को विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गूगल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना को कब तक पूर्ण किया जाना है? ऑप्शन ए मार्च 2020, ऑप्शन बी अक्टूबर 2021, ऑप्शन सी जनवरी 2022, ऑप्शन डी दिसंबर 2021। देखिए, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे द्वारा माल ढुलाई के लिए निर्माणाधीन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। रेलवे की सभी बड़ी परियोजनाओं के साथ फ्रेट कॉरिडोर की समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस परियोजना को हर हाल में दिसंबर 2021 के पूर्व निर्धारित समय तक पूरा कर लिया जाएगा। कुछ राज्यों में भूमि अधिग्रहण की मुश्किलों के चलते ईस्ट और वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर परियोजना की गति धीमी हुई है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारतीय रेलवे की बेहद महत्वाकांक्षी और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है, जिसकी कुल लंबाई 3,360 किलोमीटर है। इस पर कुल 81,459 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के साथ पीपीपी मोड से बनाए जा रहे सोननगर में दानकुनी के बीच के कॉरिडोर को दिसंबर 2021 तक पूरा करना है। दरअसल देश में आर्थिक गतिविधियों को तेज रफ्तार देने के लिए फ्रेट कॉरिडोर के समय से पूरा होने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दिसंबर 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूरोपियन फुटबॉल चैंपियन लीग का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी स्पेन। देखिए, जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने यूएफा चैंपियन लीग के फाइनल में फ्रांस के क्लब पेरिस सेंट जर्मेन को बेहद कड़े मुकाबले 1-0 से हराकर छठी बार यह खिताब अपने नाम किया। यह मैच फ्रांस और जर्मनी की चैंपियन टीमों के बीच खेला जा रहा था। पीएसजी फ्रांस का शीर्ष लीग 1 की चैंपियन है, तो वहीं म्यूनिख जर्मनी की शीर्ष लीग बुंडेसलीगा की विजेता है। लेकिन जर्मनी की टीम ने पीएसजी के इसके पहली बार चैंपियन लीग खिताब जीतने के सपने को तोड़ दिया। यह पहला चैंपियन लीग फाइनल था जो दर्शकों के बिना खेला गया था। सोमवार को दोनों टीमें अपने अपने देश पहुंच गई। देखिए, 6 चैंपियन लीग खिताब अब बायर्न म्यूनिख ने जीते हैं। इस लीग में सर्वाधिक खिताब जीतने के मामले में उसने लिवरपूल, जिसके पास 6 खिताब की बराबरी की है। शीर्ष पर रियल मैड्रिड 13 खिताब है। 43 गोल एक सत्र में करने वाला बायर्न म्यूनिख दूसरा क्लब है। इस सत्र में सबसे ज्यादा 45 गोल करने का रिकॉर्ड बार्सिलोना के नाम है। बार्सिलोना ने 1999-2000 सत्र में 45, रियल मैड्रिड में 2013-14 में 41 और 2017-18 में लिवरपूल ने भी इतने ही गोल
किए थे। 11 मैच खेल बायर ने चैंपियंस लीग में इस सत्र में और सभी में जीत हासिल की। इस सत्र में सभी मैच जीतकर चैंपियन बनने वाला बायर्न पहला क्लब है। 5000 गोल बायर्न ने चैंपियन लीग में अपने पूरे कर लिए हैं। वह लीग में इतिहास में ऐसा करने वाली तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले रियल मैड्रिड ने सबसे ज्यादा 567 और बार्सिलोना ने 517 गोल किए हैं। 15 या इससे ज्यादा गोल एक सत्र में करने वाले लेवांडोव्स्की दूसरे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो 3 बार ऐसा कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और एयरमैन की चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वेतन और भत्तों की जानकारी के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए माई एजू, ऑप्शन बी माई ट्रेनिंग, ऑप्शन सी माई IAF, ऑप्शन डी माई इन्फो। देखिए, एयर स्टाफ के प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में 24 अगस्त 2020 को एयर मुख्यालय वायु भवन में एक मोबाइल एप्लीकेशन माई IAF लॉन्च किया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के सहयोग से विकसित किया गया आवेदन भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए कैरियर संबंधी जानकारी और विवरण प्रदान करता है। ऐप के उपयोगकर्ताओं के अनुकूल प्रारूप IAF के अधिकारियों और एयरमैन दोनों के लिए चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वेतन और भत्तों आदि के विवरण के साथ उपयोगकर्ताओं को इंटरफेस करने वाले एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन के लिए गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है। IAF सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और गेम से जुड़ा है और IAF में इतिहास और वीरता की कहानियों की झलक भी प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, माई IAF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से मंत्रालय के द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इस परिषद का गठन ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किया गया है। बात करें राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के बारे में, तो इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। तो परिषद में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के साथ साथ 5 राज्यों व केंद्र सरकार के 10 विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री इसके अध्यक्ष और राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। अन्य सदस्यों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, गृह मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों, अल्पसंख्यक मामलों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ साथ कानूनी मामलों का विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग और नीति आयोग के अधिकारी शामिल होंगे। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक एक प्रतिनिधि होंगे। परिषद में ट्रांसजेंडर समुदाय के 5 नामांकित सदस्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, गोपी शंकर मधुरे, मीरा परीदा, जैनब जावेद पटेल और काक चिगंताम श्यामकांत शर्मा भी शामिल हैं। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के कार्य के बारे में बात करें तो परिषद का कार्य किन्नरों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रम, कानून और परियोजना बनाने के केंद्र को सलाह देना है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर समानता हासिल करने और पूरी तरह भागीदारी करने के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों की निगरानी करना और नीतियों के प्रभाव का आकलन करना इसका एक प्रमुख काम है। परिषद के अन्य कार्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मामले को देख रहे सरकार के सभी विभागों, अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा करना और उनके बीच समन्वय करना है। इसके अलावा समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित अन्य कार्य जैसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियां अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019, संसद द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 पारित किया गया है। इसके अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता। इसमें ट्रांस मेन, परा पुरुष और ट्रांस वुमेन यानी परा स्त्री, इंटरसेक्स भिन्नताओं और जेंडर क्वीर आते हैं। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक सेवाओं के उपभोग, संपत्ति अर्जन आदि के मामलों में होने वाले भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख परमाणु सामग्री के भंडारण की जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन से देश का दौरा करेंगे? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी ओमान।
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख अगले हफ्ते तेहरान जाएंगे। तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है, वहां जाएंगे और ईरान के अधिकारियों पर उन स्थलों पर तक पहुंच देने के लिए जब दबाव बना सके जहां समझा जाता है कि उसमें उनसे ज्यादा परमाणु सामग्री एकत्र कर रखी है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख की तेहरान यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे ईरान परमाणु समझौता भी कहा जाता है, से निकलने के बावजूद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों की बहाली के लिए समझौते में के स्नैपबैक प्रावधान में इस्तेमाल का दावा किया है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसियों में एक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है जो संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य करती है। यह परमाणु प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सदस्य राज्यों और दुनिया भर के कई भागीदारों के साथ काम करती है। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। ईरान परमाणु समझौता के बारे में बात करें तो ईरान ने 2015 में विश्व शक्तियों, जिसमें अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन और जर्मनी है, के साथ परमाणु समझौता किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2018 में ईरान के साथ परमाणु समझौते से एक तरफा अलग हो गए थे। इसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस और चीन इस समझौते को बरकरार रखने के लिए संघर्षरत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ईरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रवासी श्रमिकों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन योजना, ऑप्शन बी मधुर योजना, ऑप्शन सी शहद परियोजना, ऑप्शन डी हनी मिशन। देखिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम हनी मिशन योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और सहारनपुर में 77 प्रवासी श्रमिकों को मधुमक्खी पालन के लिए 700 बक्से वितरित किए। ये प्रवासी मजदूर वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन से कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में फंसे थे और हाल ही में अपने गृह राज्य लौटे हैं। ग्रामोदय आयोग ने इन श्रमिकों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया है और इसके लिए सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए हैं। श्री सारंगी ने इस पहल का सराहना करते हुए कहा कि इससे देश में शहद का उत्पादन बढ़ेगा। प्रवासी मजदूरों को उनके मूल स्थान में रोजगार मिलने से वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। विदित है कि ग्रामोद्योग आयोग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा की मधुमक्खी पालन में प्रयोग होने वाले 1,35,000 बक्से वितरित कर चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हनी मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इंडिया बेवरेज एसोसिएशन के द्वारा कौन से उत्पाद को सिंटेक्स कैटेगरी से हटाने की मांग है? सिंटेक्स, ओके। ऑप्शन ए कोला, ऑप्शन बी स्प्राइट, ऑप्शन सी आंवला जूस, ऑप्शन डी अमूल लस्सी। देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों की संस्था इंडिया बेवरेज एसोसिएशन ने कोला को सिंटेक्स कैटेगरी से हटाने की मांग की है। IBA ने इस बारे में जीएसटी काउंसिल और वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है ताकि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में सिंटेक्स को हटाने पर विचार किया जा सके। गौरतलब है कि IBA ने कोको कोला, पेप्सिको, पार्ले एग्रो और रेड बुल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल है। वर्तमान में देश में नॉन अल्कोहलिक बेवरेज सेक्टर लगभग 70,000 करोड़ रुपए का है। इसमें सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेज ड्रिंक, वाटर, जूस आदि शामिल है। बात करें सिंटेक्स के बारे में, तो सिंटेक्स एक प्रकार का उत्पाद कर है जो विशेष रूप से समाज और व्यक्तियों के लिए हानिकारक वस्तुओं पर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए शराब, तंबाकू, कैंडी, ड्रग्स, शीतल पेय, फास्ट फूड, कॉफी, चीनी, जुआ आदि। सिंटेक्स को अनिष्ट कर और पाप कर के नामों से भी जाना जाता है। अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था यानी जीएसटी में शराब, तंबाकू, कोला आदि जैसे समाज के नजरिए से हानिकारक या स्वास्थ्य के हिसाब से नुकसानदेह उत्पादों पर सिंटेक्स लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2020 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार कौन से दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे? ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्मृति दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय करुणा दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता दिवस, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सेवा दिवस।
देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। वर्ष 2020 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना का व्यापक रूप से पुनर्गठन किया गया है, ताकि सेवाओं का अंतरण प्रभावी रूप से करने और जन शिकायतों के समाधान में प्रशासनिक अधिकारियों के योगदान को मान्यता प्रदान की जा सके। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा कि इस पुरस्कार का दायरा बढ़ाया गया है ताकि जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में परिणामोन्मुखी कार्य निष्पादन की पहचान की जा सके। जिले में स्वच्छ भारत मिशन के जरिए जन आंदोलनों को बढ़ावा देने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को समावेशी ऋण प्रभाव के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले जिला कलेक्टरों को पुरस्कृत किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार नमामि गंगे कार्यक्रम में उल्लेखनीय योगदान करने वाले जिला स्तरीय अधिकारियों को भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय एकता दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भारत का कौन से देश के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चीन। देखिए, भारत और बांग्लादेश के मध्य तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों देशों के मध्य मौजूदा तनाव को बढ़ाते हुए बांग्लादेश तीस्ता नदी परियोजना के व्यापक प्रबंधन तथा नवीनीकरण के लिए चीन के साथ $1 अरब के ऋण हेतु वार्ता कर रहा है। इसमें भारत की चिंता का कारण के बारे में देखें तो भारत हाल ही में चीन के साथ लद्दाख में मुठभेड़ हुई है और ऐसे समय में चीन द्वारा बांग्लादेश को भारी मात्रा में ऋण प्रदान करने संबंधी वार्ताएं भारत के लिए चिंता का विषय है। बात करें बांग्लादेश चीन संबंधों के विकास के बारे में तो चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है तथा आयात का सबसे बड़ा स्रोत है। हाल ही में चीन द्वारा बांग्लादेश से होने वाले 97% आयात शुल्क शून्य घोषित किया गया है। बांग्लादेश के लिए यह छूट चीन की अल्प विकसित देशों के लिए आयात शुल्क मुक्त कोटा मुक्त कार्यक्रम के तहत दी जा रही है। चीन बांग्लादेश में सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। बात करें तीस्ता नदी के बारे में तो तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम हिमालय में सिक्किम के निकट चुनथांग नामक स्थान से होता है तथा यह बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले असम तथा पश्चिम बंगाल से होकर बहता है। तीस्ता बैराज बांध ऊपरी पद्मा तथा जमुना के मध्य मैदानों के लिए सिंचाई हेतु जल प्रदान करता है। तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर भारत बांग्लादेश के मध्य 1983 में वार्ता जारी है। दोनों देशों के मध्य वर्ष 2011 में 15 वर्षों के लिए एक अंतरिम समझौता किया गया था, जिसके तहत तीस्ता नदी के पानी का 42.5% भारत द्वारा तथा 37.5% बांग्लादेश के द्वारा उपयोग किया जाना निर्धारित किया गया था। बांग्लादेश ने समझौते का विरोध किया तथा इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इस प्रकार यह समझौता कभी लागू नहीं हो पाया। बांग्लादेश भारत में गंगा जल संधि 1996 की तर्ज पर तीस्ता नदी के जल के उचित और समान वितरण करने की मांग कर रहा है। इस संधि के अंतर्गत फरक्का बैराज के सतही पानी को दोनों देशों की सीमा के नजदीकी क्षेत्रों में उपयोग किए जाने संबंधी समझौता किया गया है। वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री की ढाका यात्रा में इस विवाद को सुलझाने की उम्मीदें बढ़ी थी, किंतु अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। भारत में राज्यों को सीमा पार समझौते पर महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है, जिसमें नीति निर्धारण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। पश्चिम बंगाल तीस्ता समझौते के प्रमुख हितधारकों में से एक है और इसके द्वारा इस समझौते पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।